रजिस्टर्स, हमने लास्ट क्लास में रजिस्टर्स पढ़ लिया था। रजिस्टर्स के बाद जो सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक बच्चा बाहर वॉक करके ऊपर जा रहा है, क्लास का तो नहीं है कहीं। रजिस्टर्स पढ़ा था। रजिस्टर्स के बाद था हमारा टाइप्स ऑफ बसेस भी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। कंट्रोल बस इज़ अ ड्यूल डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल बस, ठीक है, जो डेटा को दोनों तरफ ले जा रही होती है, ला रही होती है। मेमोरी और सीपीयू के दरमियान टू डायरेक्शनल बस है। इसी तरह से जो डेटा बस है, इट्स ऑल्सो बाई डायरेक्शनल बस, ड्यूल डायरेक्शंस होती हैं डेटा बस की। फिर इसके अलावा सिर्फ एड्रेस बस एक वाहिद बस है जिसकी सिंगल डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, इट्स अ यूनी डायरेक्शनल बस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें से करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? द रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन, जो उसको डिकोड किया जाता है और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। वो इंस्ट्रक्शन उसमें रखी जाती है। लाइट्स ऑन है इसकी? अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं? अच्छा, फिर उसके बाद जो सा था एक्यूमुलेटर था। एक्यूमुलेटर भी एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर जब चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, सॉल्व होने के बाद एक्यूमुलेटर में टेम्परेरीली रखी जाती हैं। मेमोरी में से चीज़ें फेच होती हैं, सीपीयू में आती हैं, सीपीयू में उनकी सॉल्विंग होती है। सॉल्व होने के बाद जिस रजिस्टर में उनको सेव किया जाता है, उस रजिस्टर को बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। और एक्यूमुलेटर में समटाइम दोबारा मेमोरी में जब आपको स्टोर करना पड़ता है ना, उसके लिए दोबारा पूरा साइकिल चलता है। स्टोर करना भी एक इंस्ट्रक्शन है, इनफैक्ट इट्स ऑल्सो एन ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? एक पूरा मुकम्मल एक स्टेप रिक्वायर्ड होता है, जिसमें प्रोग्राम काउंटर, MAR, MDR, CIR, एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में हम लोगों ने कहा था दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करेंटली बीइंग रेड फ्रॉम और रिटर्न टू। जिस मेमोरी लोकेशन में से डेटा को रीड करना है या जिस मेमोरी लोकेशन पर डेटा को राइट करना है, उसका जो एड्रेस है वो MAR में आके सेव हो जाता है। इन बच्चों को ले आए, क्लास में ले आए। थोड़ी थोड़ी सी चेयर्स को साथ करें आप लोग। एक इधर आ जाओ, एक उधर चला जाए, उधर चले जाओ, वो जो खाली जगह है। अच्छा, अच्छा, मैं करंट इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात कर रहा था। दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी रिटन इन द मेमोरी और रेड फ्रॉम द मेमोरी। जिस एड्रेस को आपने मेमोरी में से उठाना हो, मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसका जो एड्रेस है उसको आपने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सेव करना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मेमोरी डेटा रजिस्टर था। मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर्स डेटा विच हैज़ जस्ट बीन रेड फ्रॉम मेमोरी और डेटा विच इज़ अबाउट टू बी रिटर्न टू द मेमोरी। जो मेन मेमोरी में लिखना है, सेव कराना है, या मेन मेमोरी में से जो उठा लिया जाता है, वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में सेव होता है, ठीक है। बात के नहीं, तवज्जो इधर रखें भाई। हेलो, तवज्जो मेरी तरफ भी रखनी है। हमने मेन मेमोरी को इस तरह से बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर। मेमोरी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्या थे? मेमोरी यूनिट्स थे। मेमोरी यूनिट्स में हमारे पास यहाँ पे कंटेंट्स थे और यहाँ पे थे उनके एड्रेसेस थे, ठीक है। और एक होता है मेन मेमोरी और एक है हमारे पास सीपीयू। एक है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ कौन है? रजिस्टर्स हैं। सीपीयू के अंदर डिफरेंट क्या चीज़ें हैं? रजिस्टर्स हैं। हर रजिस्टर का एक अलग काम होता है। जैसे प्रोग्राम काउंटर, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कैप जिन्होंने पहनी पीछे की तरफ करें, कैप्स सारे स्टूडेंट्स पीछे की तरफ करें कैप्स को, ठीक है। मेमोरी एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जिस अगली इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना हो उसका एड्रेस अपने पास रखती है। प्रोग्राम काउंटर नेचुरली वो एड्रेस किसको पास करती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को पास करती है। किसको पास करती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को पास करती है।
समझ आ रही है कि नहीं? जैसे ही मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को पास कर देती है तो प्रोग्राम काउंटर विल नाउ होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगले किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड करने लग जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस एड्रेस के साथ क्या करता है जो पहले प्रोग्राम काउंटर ने उसको दिया था, वो उस लोकेशन को जाके स्पेसिफाई करता है बस, ठीक है। अब उस लोकेशन पे सम टाइम वहाँ से डेटा को फेच करना होता है, यानी रीड करना होता है, और सम टाइम उधर ही डेटा को राइट करना है। तो दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक ऑपरेशन होता है रीड और एक ऑपरेशन होता है राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन किसको बोलते हैं? डेटा मेमोरी में से रीड करना होता है। रीड ऑपरेशन किसको कहा जाता है? ठीक है, इट मीन्स के टेकिंग द डेटा, फेचिंग द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। रीड किसको बोलते हैं? फेचिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी में से डेटा को फेच करना क्या कहलाता है? रीडिंग कहलाता है। राइट किसको करते हैं? स्टोरिंग डेटा इन द मेमोरी। राइट किसको कहा जाता है? स्टोरिंग डेटा इन द, बोले बच्चों, मेन मेमोरी। स्टोरिंग डेटा इन द मेन मेमोरी। समझ आ रही बात? ये नहीं। अब जब आप डेटा फेच कर रहे हैं मेमोरी में से, फेच कहां पे करना है? सीपीयू के अंदर लेके आना है। क्या करना है? फेच साइकिल इसको बोलते हैं। और जब हम फेच करेंगे तो मेमोरी में से डेटा उठ के किधर आएगा? सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू में कौन कौन है? मेमोरी, डेटा रजिस्टर है, CIR है और एक्यूमुलेटर है। समझ आ रही बात है कि नहीं? प्रोग्राम काउंटर अगला जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी थी उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है। जैसे लेट से ये था 000102 था। समझ आ रही? प्रोग्राम काउंटर ने पहले अपने पास क्या रखा होगा? 02 रखा होगा। क्या रखा होगा? 02 रखा होगा। अब 02 जैसे ही सीपीयू के पास आएगा तो सीपीयू अपना 02 किसको पास करेगा? MAR को, और ये अपने आप को क्या कर लेगा? फिर 02 के बजाय 03 कर लेगा। मतलब अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो सा है अपने पास होल्ड करेगा। अगली इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा वो अपने पास होल्ड कर लेगा। अब 02 है, 03 है, 04 है, और इस तरह से नीचे चलता जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब जब MAR के पास आया, अब 02 स्पेसिफाई हो जाएगा। किसकी मदद से स्पेसिफाई होगा? वो MAR की मदद से स्पेसिफाई हो जाएगा। ठीक है बात कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, वो किस में आ जाएगा फिर? MDR में। MDR में क्या आएगा? एलेक्स आ जाएगा। MDR में क्या आ जाएगा? एलेक्स आ जाएगा। अब एलेक्स डेटा था। कंटेंट में दो चीजें आ सकती थी, डेटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आ सकती थी। दोनों में से कुछ भी मौजूद हो सकता था। समझ आ रही बात है कि नहीं? अब इसी तरह से जिस तरह LDD05 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? 05 लिखा हुआ है। यहां तक समझ आ रही है कि नहीं? और यहां पे क्या लिखा हुआ है? STO06 लिखा हुआ है। अब ये सारे समझा, तो मैं जनरल एक बात आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है? अब यहां से मिसाल के तौर पर सबसे पहले चला 03, MAR के पास आ गया 03, इसने एलेक्स उठाया, एलेक्स किसके पास चला गया फिर? CIR। अब CIR का काम क्या होता है? डिकोड करना। एलेक्स को करना डिकोड। डिकोड से फायदा क्या होता है सीपीयू को? सीपीयू अंडरस्टैंड करता है। क्या अंडरस्टैंड करता है? व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू क्या करता है? डिकोड्स। सीपीयू कह रहा हूं, CIR एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर डिकोड होना जब किसी चीज ने, तो वो इसके अंदर रखी जाती है ताकि उसको अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे आप जब लोड करते हैं ना, मेन मेमोरी में से कोई चीज लोड करके सीपीयू में लेके आते हैं, तो मतलब समथिंग इज कमिंग फ्रॉम मेन मेमोरी इनटू सीपीयू, दिस इज फेचिंग। सीपीयू इज फेचिंग समथिंग आउट ऑफ द मेमोरी। व्हेन यू राइट स्टोर, STO मतलब स्टोर का शॉर्ट फॉर्म है STO। व्हेन यू आर स्टोरिंग समथिंग, इट मींस देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन द सीपीयू एंड यू आर सेविंग इट इन द मेन मेमोरी। सो आप उसमें क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं मेन मेमोरी को। एक तरफ आप मेन मेमोरी में से डेटा फेच करके सीपीयू में लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेन मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। एक में मेमोरी में राइटिंग हो रही है और एक में मेमोरी में से रीडिंग हो रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? जब आप डेटा रीड कर रहे थे, मिसाल के तौर पे आपने रीडिंग की, यहाँ पे लिखा, पता चला जी एलेक्स तो क्या था? ये डेटा था। एलेक्स की वैल्यूज़ क्या हैं? जो भी वैल्यूज़ है 1100, वो आगे किस में सेव हो जाएंगी?
एक्यूमुलेटर में हो जाएंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है बात करें। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा देखेगा यार अब प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड कर रहा है, 03 को होल्ड कर रहा है। अब कंट्रोल किसके पास जाएगा, 02 के बजाय 03 के पास आएगा। अब ये 03 के अंदर MAR, सुन ले जरा, 03 किसको पास ऑन हुआ, फिर MAR को पास हुआ। अब CIR ने होल्ड करना है क्या, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो उसने एग्जीक्यूट करनी है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? आपका ध्यान कहीं और है मुझे लगता है, नहीं सुन रहा, अभी तक तवज्जो रखो। MAR 03 है, 03 का फिर जो कंटेंट्स हैं 03 को पॉइंट आउट किया जाएगा और इसके कंटेंट्स किस में आ जाएंगे, MDR में आ जाएंगे। अब MDR में क्या चीज़ आगे सेव हो जाएगी, LDD05। ये LDD05 क्या चीज़ है, डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आ जाएगी MDR के पास, बिकॉज MDR इज अ रजिस्टर विच होल्ड्स द डेटा विच इज बीइंग फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी और विच इज रिटन टू द मेमोरी। इट होल्ड्स द कंटेंट्स जो कि मेमोरी में राइट करने हो या मेमोरी में से रीड करने हो। कंटेंट का पार्ट इज ऑलवेज सेव्ड इन मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब यहां से ये किसके पास जाएगा, यहां से ये किसके पास जाएगा, CIR क्या करेगा, CIR उसको डिकोड करेगा। अब यहाँ पे जब LDD05 आएगा, कंप्यूटर को नहीं पता LDD05 का क्या मतलब है, अनलेस CIR उसको डिकोड करके अपने पास क्या कर ले, सेव कर ले। अब जब इसको सेव करेगा तो डिकोड का मतलब क्या है, मीनिंग समझेगा। समझ आ रही कि नहीं? सबसे पहले क्या करेगा, डिकोडेड, वाई, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन या टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन। उसको समझने के लिए उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड कर दिया मतलब समझ आ गया, वो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। फिर अब इसका मतलब क्या है, LDD05 का क्या था, लोड कंटेंट्स ऑफ लोकेशन नंबर 05 इनटू accumulator, load contents of location 05 into accumulator। अब accumulator में 05 के contents डालने हैं। 05 के contents क्या हैं, 05 के contents क्या हैं, 05 के contents क्या हैं, accumulator में क्या आ जाएगा, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? accumulator में आ जाएगा कितना, 39। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं, क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अब यहाँ तक पार्ट किसका था, CIR के अंदर जब एक इंस्ट्रक्शन आ गई, कौन आ गई गर्ल्स, कौन आ गई, इंस्ट्रक्शन आ गई। अब इंस्ट्रक्शन एक ऑपरेशन होता है, कंप्यूटर को उस ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए उसको डिकोड करना पड़ता है। वो डिकोड जब किया तो उसको समझ आया, अच्छा क्या करना था, मेमोरी लोकेशन नंबर 5 के कंटेंट्स को लोड करना था, मेमोरी को लोकेशन नंबर 5 के कंटेंट्स को लोड करना था। तो मेमोरी लोकेशन नंबर 5 के कंटेंट्स मतलब क्या, मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेशन क्या मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बताएं मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लोड द कंटेंट्स ऑफ इनटू द। अब ये जो सा ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे समझा रहा हूँ आपको मैं, ऑपरेशन साइकिल समझा रहा हूँ, ये होता कैसे है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अब वो किस में आ जाएगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका, अब कंप्यूटर तो नहीं रुकता ना, वो तो अगले स्टेप पे चला जाता है, जाता कि नहीं जाता? वो जैसे ही जाएगा तो अब प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर किसको होल्ड कर रहा है, 04 को होल्ड कर रहा है। 04 किसके पास चला जाएगा, MAR के पास। जैसे ही MAR के पास 4th एड्रेस पास हुआ, प्रोग्राम काउंटर विल नाउ होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी थी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी थी। वो मर्जी है, प्रोग्राम लिखने वाले की मर्जी है, उसने कैसा प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, 05 यहाँ पे MAR के पास क्या आ गया, 04। अब 04 के जो कंटेंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, अब 04 के कंटेंट्स क्या थे, 04 नंबर लोकेशन के कंटेंट्स क्या थे,
STO वो किस में आएगा? STO06। अब ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। इसकी इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगी? CIR क्या करता है? डिकोड करने का मतलब क्या था? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन। मीनिंग समझ आ गया? इसका मतलब आपने नहीं याद करना, वैसे मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है स्टोर करो, एक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा हुआ है उसको एड्रेस नंबर 6 पे जाके स्टोर कर दो, एड्रेस नंबर 6 पर जाके स्टोर कर दो। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ था? अब 39 यहाँ से किधर जाएगा? लोकेशन नंबर 6 पर आके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कौन सा साइकिल था? फेचिंग। ये कौन सा साइकिल है? राइट कह लो या स्टोर कह लो, दोनों एक ही लफ्ज है ना। राइट मतलब मेमोरी में राइट कर रहा है, वो मेमोरी में क्या कर रहा है? राइटिंग हो रही। कंप्यूटर में ये लफ्ज राइटिंग का लफ्ज स्टोर के लिए इस्तेमाल होता है, फेचिंग का लफ्ज एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है या रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में फेच किसके लिए इस्तेमाल होता है? रीड। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? राइट। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से रीड करने को एक्सेस करना भी कंप्यूटर में समटाइम लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक्सेस करना, मेमोरी को एक्सेस करना मतलब रीड करना। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो ये अल्फाज हैं कंप्यूटर के। जैसे आप अपनी कॉपीज़ पे क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना, वो हमेशा के लिए उसमें आ जाती है, तो आप उसको लफ्ज़ देते हैं कौन सा वाला? राइट कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। इसी तरह मेमोरी में जब आप डेटा को स्टोर करेंगे ना, तो उसको राइट का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। समझ आ रही है? अब जब वहाँ से डेटा निकाल रहे होंगे ना, उसको रीडिंग का प्रोसेस बोलेंगे। सो इसी तरह से कंप्यूटर में दो ऑपरेशंस हैं जो आपके लेवल के हैं, एक है रीडिंग और एक है राइटिंग वाला। रीडिंग के अंदर फेचिंग डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, इसको इसके अंदर फेच करते हैं। सो जिस डेटा को आपने फेच करना हो उसकी लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप गलत डेटा फेच कर बैठेंगे। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह मैंने कहा ना, अब्दुल्ला लिव्स इन बहरिया टाउन, फाइंड मी अब्दुल्ला। कैन आई एवर फाइंड अब्दुल्ला? नो। इफ आई टेल यू द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, फिर मेरे लिए बहुत आसानी नहीं हो जाएगी डेटा को रीड करना, फाइंड करना आसानी हो जाएगी ना, अगर मुझे लोकेशन पता चल जाए। तो इसी तरह जब डेटा को आप रीड कर रहे होते हैं, डेटा को क्या कर रहे होते हैं? रीड कर रहे होते हैं। द एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू दैट एड्रेस एंड देन रीड द डेटा। तो रीडिंग के अंदर हमेशा स्टेप नंबर 1 क्या होता है? गो टू द एड्रेस। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? देन फाइंड द डेटा, या वो कहते हैं वहां से पिक कर लें डेटा को। सबसे पहला स्टेप रीडिंग के अंदर क्या होगा? रीडिंग का जो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या होगा रीडिंग का? नो एड्रेस, फाइंड द एड्रेस। सेकेंड स्टेप क्या होगा? देन रीड द डेटा। ठीक है, रीडिंग का स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फाइंड द एड्रेस। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? रीड द डेटा। मुझे कौन बताएगा एड्रेस फाइंड करना क्यों जरूरी है रीडिंग के अंदर? Why is it necessary to find the address in step number 1? Who will tell me? Raise your hands from girls. Why is it necessary to find the data, find the address? गर्ल्स में से किसी को नहीं आता? Yes, अलीशा। हाँ, फाइंड नहीं कर सकते या हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डेटा को ढूंढने में। अगर एड्रेस नहीं पता ना, तो हमें डेटा को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टू अवॉइड टाइम कंजप्शन, टाइम वेस्टेज से बचने के लिए हम उसका एड्रेस पहले स्पेसिफाई कर देते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? लड़कियां समझ रही हैं? अब बताएं, लड़कियों को समझ आई जब मैं कहता हूं कि जब आप डेटा रीड करते हैं तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू फाइंड द एड्रेस फर्स्ट? आप अपने में डेटा रीड करने का मतलब होता है एक्सेस करना। मेन मेमोरी इज इट्स जस्ट लाइक अ स्टेडियम filled with so many different people. If you are looking for one of the guy, it will be very difficult for you to find that guy. क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? It's just like a stadium, खचाखच भरा हुआ है और उसमें से आपने किसी एक आदमी को ढूंढना है, बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसका एड्रेस पता हो, उसकी लोकेशन पता हो, तो बहुत जल्दी नहीं सर्च कर लेंगे उसको, बहुत जल्दी सर्च कर लेंगे ना। So reading involves first step is finding the address, then the other one is
रीडिंग। मतलब इसमें जब हम रजिस्टर्स में करेंगे सो पहला हमेशा कौन आता है? प्रोग्राम काउंटर। फिर अगला कौन सा स्टेप आएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर विल होल्ड द एड्रेस। पहले एड्रेस होगा, अगला स्टेप क्या होगा? समझ आ रही कि नहीं? अगला स्टेप कौन सा किसका होगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर का होगा। यहां तक बात सबको समझ आ गई? मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू राइट द कंटेंट्स रीड द कंटेंट्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन नंबर, लेट्स से रीड करते हैं मेमोरी लोकेशन नंबर 4 में से, मेमोरी लोकेशन नंबर 4 में से, तो सबसे पहले स्टेप में MAR के अंदर आप क्या रखेंगे? MAR में क्या होगा? 04 आएगा। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? दूसरे स्टेप पे क्या आएगा? जो भी कंटेंट्स उसमें पड़े हुए हैं वो MDR में आ जाएंगे। जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं वो किस में आएंगे? MDR में कंटेंट्स क्या आएंगे? फिर 06 आ जाएगा। मतलब पहला स्टेप ये वाला है, स्टेप नंबर 1 ये वाला है, और स्टेप नंबर 2 MDR का होगा, क्योंकि रीडिंग इज द लेटर स्टेप। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज स्टोर करवाना चाहते हैं, फिर पहले आपके पास क्या होना चाहिए जब अपने डेटा को स्टोर करवाना है? जरा सोचें। कंटेंट पहले होना चाहिए, एड्रेस फिर ढूंढेंगे कि कौन सी जगह में इसको सेव करूं मैं, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं? आप स्टोर करा रहे हैं। जब आपने किसी चीज़ को स्टोर कराना है तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि जिसको स्टोर करवा रहे हो वो खुद मौजूद होना चाहिए। जब वो डेटा ही नहीं होगा तो स्टोर कैसे करवा सकेंगे आप? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जब एक बच्चा क्लास में एंटर होता है तो वो क्या करता है? पहले से उसने अपनी चेयर के बारे में सोच लिया होता है या आगे ढूंढता है? आके ढूंढता है ना अपनी चेयर को। एज्यूम करें अभी एक क्लास में एक बच्चा आता है, वो क्या करेगा? वो आके बस जिधर दिल करेगा बैठ जाएगा या अवेलेबल लोकेशन ढूंढेगा? तो इसके लिए कौन ज़रूरी था? बच्चा पहले आएगा, फिर उसके बाद जगह ढूंढेगा, यहाँ पे मेरे पास जगह कौन सी वाली अवेलेबल है। तो जब भी आप डेटा को मेमोरी में ला के स्टोर करवा रहे हैं, मेमोरी में ला के क्या करा रहे हैं? स्टोर करवा रहे हैं। तो डेटा पहले स्टेप में ज़रूरी है, यू मस्ट हैव द डेटा। राइट कराने के लिए यू मस्ट हैव द डेटा। सेकेंड नंबर पे आप ये चीज़ ढूंढेंगे कि इज़ देयर एनी अवेलेबल स्पेस। अगर अवेलेबल स्पेस हुई तो सेव कर दिया जाएगा, अगर ना हुई तो मेमोरी फुल का ऑप्शन आएगा। होता है कि नहीं होता? इस तरह से होता है ना। ऐसे डेटा आ जाता है लेकिन कंप्यूटर बहुत बाद में हमें बताता है यार जगह ही नहीं है आपके पास। कभी आपने डेटा सेव किया कंप्यूटर में और मेमोरी फुल का ऑप्शन आया हो? मुनीब कब किया था? यस, जब आप तस्वीर खींचते हैं, अब अक्सर औकात अब तो मोबाइल फ़ोन या आपके जो गैजेट्स हैं थोड़े स्मार्ट इनफ हो चुके हैं कि वो तस्वीर नहीं खींचने देते। लेकिन जो मुनीब ने हमसे एक एग्जांपल शेयर किया वो बिल्कुल जेन्युइन एग्जांपल है कि तस्वीर पहले खींच लेते हैं, सेव करवाने लगते हैं तो तब पता चलता है जगह ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या? तस्वीर क्या था? डेटा था, जिसको सेव करवाने के लिए जब वो जा रहा था तो उसने ढूंढा यार इधर तो जगह ही कोई नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जगह ही कोई नहीं। एंड में उसने बताया कि आपके पास आप क्या कर रहे थे? क्या आप रीड कर रहे थे या राइट कर रहे थे? राइट कर रहे थे। तो राइट करने में स्टेप नंबर 1 डेटा का है, स्टेप नंबर 2 किसका है? एड्रेस का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? रीडिंग में और चीज़ होती है। रीडिंग का मैंने बताया, पहले जगह ढूंढेंगे, उसके बाद वहाँ से आप फेच करेंगे। स्टोर करवानी है कोई चीज़ तो चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिसको आप स्टोर कराते हैं। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर पहले स्टेप में अपडेट होता है, सेकेंड स्टेप में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आता है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो राइट के अंदर हमारे पास स्टेप नंबर 1 MDR holds the data. Step number 2 MAR holds the address where the data is saved, where the data is to be stored या
written in where the data is to be stored या written in the memory। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? ये दोनों हैं हमारे कौन से वाले ऑपरेशंस हैं, रीड और राइट के ऑपरेशंस हैं। आपका सवाल था कुछ? सॉरी, क्लियर हो गया? यस। राइट का सुन लें। रीड करने के लिए तो मैंने आपको स्टेडियम की मिसाल दी, आपको समझ आ गई। राइट की भी मैं इसी तरह से मिसाल देता हूँ कि जब आप डेटा स्टोर करवाते हैं ना, तो आपके पास दो चीज़ें, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। ठीक है, तो राइट करवाने के लिए सबसे पहले जिसको राइट करवा रहे हो वो आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि प्रोसेसिंग सारी किधर होती है? सीपीयू में होती है। अब सीपीयू को नहीं पता कि वो जगह वहाँ पे है भी या नहीं है, तो ये तो अपनी तरफ पे तो प्रोसेस कर लेगा। जब इसने प्रोसेस कर लिया, इसने आंसर निकाल लिया। जब आंसर निकालने के बाद उधर जाएगा ना, देखेगा तो जगह ही कोई नहीं है, या हुई तो सेव कर लेगा, ना हुई तो बता देगा कि जी जगह ही नहीं है। तो राइट जब भी कराते हैं तो डेटा पहले होना बड़ा ज़रूरी है। जब डेटा होगा तब जाके आप राइटिंग कराएंगे। तो इसलिए डेटा और राइट करवाने के लिए लोकेशन होनी चाहिए ना आपके पास, कोई ना कोई, मतलब अवेलेबल स्पेस होनी चाहिए। तो इसलिए पहले स्टेप में आपके पास डेटा होना ज़रूरी है, दैट शुड बी सेव्ड इन मेमोरी डेटा रजिस्टर। सेकेंडली यू शुड गो एंड लुक फॉर अ अवेलेबल स्पेस। इसीलिए अवेलेबल स्पेस के लिए आपको एड्रेस ढूंढना है। तो सेकेंड नंबर के ऊपर आप आके क्या करते हैं, अपने MAR को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट करना है, आपने कुछ चीज़ सेव करनी है, तो पहला MDR और फिर जो है MAR है। लाइक यू मेक थिंग्स रेडी फॉर यू इनिशियली। MDR का मतलब क्या है? यू कीप योर थिंग्स रेडी, 100% रेडी, कि अगर जगह हुई तो से। वजह पता है क्या है? अभी ज़रा एक अच्छी मिसाल थी कि आप जो मेमोरी, मेन मेमोरी की तरफ देखते हैं तो ये एक अलग कंपोनेंट है गर्ल्स एंड बॉयज़। क्यों गर्ल्स एंड बॉयज़? ये एक अलग कंपोनेंट है और CPU एक अलग कंपोनेंट है। CPU में चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, CPU में चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो जब आप डेटा स्टोर कराते हैं ना, तो सॉल्विंग किसी और जगह हो रही है, उसको नहीं पता मेन मेमोरी में क्या चल रहा है। अगर एक ही कंपोनेंट होता तो उसको पता होता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। CPU एक अलग आपका हार्डवेयर है और मेन मेमोरी आपका अलग हार्डवेयर है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों अलग हैं, जिनको आपस में बसेस की सूरत में आपने एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, बस की सूरत में कनेक्शन मिला हुआ है दोनों को, जिसके ज़रिए डेटा आता है या डेटा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पहले आप CPU में चीज़ों को प्रोसेस कर, अगर स्टोर करवानी हो ना, कोई भी चीज़ आपने स्टोर करवानी, डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, कंटेंट्स हैं, कुछ भी है, आप प्रोसेस कर लेते हैं, MDR में सेव कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार अब सेव करते हैं। तो जब सेविंग की तरफ जाता है तो लोकेशन ढूंढी जाती है कि कहाँ पे सेव किया जाए। जो भी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन होती है वहाँ पे CPU अपने असूलों के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक सेव कर लेता है। वो सम टाइम अवेलेबल मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है और सम टाइम वो ओवरराइट भी करता है। ओवरराइट का मतलब क्या होता है? जो पहले से किसी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसकी जगह कोई और आ जाता है, ओवरराइट हो जाती है चीज़ें मेन मेमोरी के अंदर। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? वो हमने डिसाइड करते हैं। वो कौन डिसाइड करता है? CPU डिसाइड करता है। मतलब उनके इस डिसीजन में एक ये बात भी हो सकती है कि कोई वो आपने मेन मेमोरी में ऐसे कंटेंट्स भी लोड किए हुए हैं जो पिछले 10 दिनों से इस्तेमाल ही नहीं हुए हुए, मतलब पिछले बहुत ज़्यादा टाइम से आपने यूज़ ही नहीं किया हुआ, तो उन्होंने, मतलब दे आर द सर्टन थिंग्स जो कि यूज़ नहीं हो रही, तो क्यों सेव किया हुआ है? उनको फिर मेन में जो CPU के कुछ प्रोटोकॉल्स असूल हैं, वो समझता है कि वो यूज़लेस है या लेस इम्पॉर्टेंट है या वो करंट चीज़ नहीं है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो CPU उस तरह की चीज़ों को मेन मेमोरी में से रिमूव करता जाता है। या अगर उन्होंने 50 मेमोरी लोकेशंस अपनी ऑक्यूपाई की भी होती हैं तो उन्हें कहता है 50 की ज़रूरत नहीं, एक रख सकते हो, रखनी है तो। किस तरह? नहीं, SSD थोड़ा डिफरेंट है, उसमें CPU डिसाइड नहीं कर सकता। मेन मेमोरी जो है ना, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा है, तो CPU सिर्फ मेन मेमोरी के साथ डीलिंग करता है। आपने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर या जो सेकेंडरी स्टोरेज है, आपने उसमें गाने सेव किए हुए हैं, आपने कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सेव किया हुआ है, CPU बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता उसके हिसाब से। CPU इज़ ओनली कंसर्न विद व्हाट? विद मेन मेमोरी, बिकॉज CPU डायरेक्टली काम किससे करता है? मेन मेमोरी में से कर रहा होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? CPU नीड्स द सेकेंडरी मेमोरी, CPU को चाहिए सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज मेन मेमोरी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सारी चीज़ें अपने पास होल्ड कर सके। कोई बता सकता है प्राइमरी मेमोरी कितनी होती है आजकल मोबाइलों की? कितनी है? एनीवन? 8 GB।
कोई बता सकता है सेकेंडरी स्टोरेज कितनी होती है आजकल? 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 टेराबाइट। मोबाइल फ़ोन्स की 1 टेराबाइट तक पहुंची हुई, तो लैपटॉप की तो उससे भी बहुत ज़्यादा हुई भी होगी, है ना? 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट हो सकता है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सब बच्चे सुने। अब देखो, आपकी मेन मेमोरी है 8 गीगाबाइट्स की, 8 GB की। आपने कभी फ़ोन में अपनी रैम की तरफ देखा है? क्या 8 के 8 GB आपके पास अवेलेबल होती है? कम। मिसाल के तौर पे 5 GB अवेलेबल होगी, वो 3 GB किधर गई? 3 GB कौन यूज़ करता है गर्ल्स? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है। जो आपके कंप्यूटर को इस वक्त अलाइव रखे हुए है, वो वाला सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई मिसाल दे सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे? बॉय, गर्ल्स में से ऊंचा बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई मिसाल दें गर्ल्स। iOS, विंडोज़ और मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में होता है। ये सॉफ्टवेयर्स के नाम, ये कौन है? ये बच्चों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये। तो जब आप अपना कंप्यूटर ख़रीदते हैं ना, आपको पता ना, कंप्यूटर ख़रीदते हुए हमें जो क्लेम किया जाता है कि जी 1 टेराबाइट आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, आप टोटल काउंट करें 1 टेराबाइट नहीं होती, उससे भी कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, वो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, वो आपकी स्टोरेज में ऑक्यूपाई किया हुआ होता है उसने। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 टेराबाइट का, आपने फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर ख़रीदा जिसकी सेकेंडरी स्टोरेज कितनी थी? 1 टेराबाइट की थी। उसमें से कुछ 30 GB जोनसन है किसने लिए हुए थे? ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिए थे ऑल टुगेदर। 30 या 100 GB उसने ले लिए मिसाल के तौर पे। समझ आ रही बात ही कि नहीं आ रही? आपकी रैम कितनी थी? 8 GB की थी। रैम कितनी थी? 8 GB की। अब पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आ सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी है मिसाल के तौर पे 100 GB। रैम आपकी कितनी है? 8 GB। क्या 8 GB के अंदर 100 आ सकता है? कभी भी नहीं। 8 GB के अंदर तो 0.1 एक बिट भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। तो रैम कैसे इतने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है? कोई बता सकता है मुझे? रैम अपने पास सिर्फ उस चीज को होल्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि करंटली इन यूज है, बाकी सारे सेकेंडरी स्टोरेज में रखता है वो। मेरी बात सुने जरा सारे। जो आपकी रैम है, रैम 8 GB की थी। रैम कितने GB की थी? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने का था? ऑपरेटिंग सिस्टम 30 GB। कितने GB का? 30 GB। बच्चे, ये बात आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, ये बात आपके अपने एक्सपीरियंसेस का हिस्सा होने चाहिए, अदरवाइज़ कंप्यूटर पढ़ने का कोई हक नहीं है। फिर आप बायो में जाएं। अगर आप सिर्फ मोबाइल गेमें खेलने के लिए या वो यूट्यूब देखने के लिए करते हैं, तो देन कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट फॉर यू। आपको ये बेसिक एक्सपीरियंसेस लाजमी है। अगर ये समझ आती है तो फिर आपके लिए कंप्यूटर साइंस है, अदरवाइज़ आपको बहुत बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, फिर आप अगले साल पेपर देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आपको मैं मोबाइलों की एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, बट यू विल नॉट गिव दीज एग्जांपल्स इन योर पेपर के मोबाइल फ़ोन में ऐसे होता है। एक बड़ा एक कह लें कि अनप्रोफेशनल सा आंसर लगेगा अगर आप मोबाइल फ़ोन की हर जगह स्मार्टफोन का डिस्कस करते रहेंगे। सो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चा ज़्यादा कंप्यूटर साइंस को नहीं जानता, वो गैजेट्स, ये मोबाइल फ़ोनों को ज़्यादा जानता है वो। ठीक है, तो आपका आंसर्स में थोड़ा सा एक एकेडमिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। चलो, मैं अभी समझाने के लिए मोबाइल फ़ोन की मिसाल दे देता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन आप लोग ख़रीदते हैं, सारों ने देखा हुआ है ना? मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी सेटिंग्स में गए हैं? अगर आप कहें ना मैं नहीं गया, तो फिर कंप्यूटर में फिर बोलूँगा इट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जब अपना कंप्यूटर ख़रीद रहे होते हैं ना, तो वो इस तरह से नहीं ख़रीदते कि मैं गुलाबी रंग का कंप्यूटर ख़रीदूँगा, पिंक रंग का कंप्यूटर है मेरा। हम कंप्यूटर के जो लोग होते हैं, हम ये देखते हैं उसकी रैम कितनी है, उसका प्रोसेसर कितना है, उसकी सेकेंडरी स्टोरेज कितनी है, उसकी कैश मेमोरी कितनी है, वो ग्राफिक कार्ड कितने का डला हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोसेसर कितना है, कोर्स कितनी लगी हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मॉडल है, हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। सॉरी टू से, अगर आप लोग कंप्यूटर ख़रीदते हैं कि मुझे पिंक रंग का पसंद है, मुझे एप्पल कंपनी का पसंद है, तो दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड टू बाय अ कंप्यूटर और एनी मोबाइल फ़ोन। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं?
मुझे नहीं पता आप लोग शायद इसलिए ख़रीदते हैं, तो देन कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट फॉर यू गाइज। अब बारबी डॉले नहीं है मेरी क्लास की, ठीक है। आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाना है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशंस इन वेरी डिटेल। स्पेसिफिकेशन क्या? फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आप लोगों की। अगर नहीं है तो मुझे बताते रहें साथ साथ फिर। सो मैंने कहा फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं, डिवाइस केयर होती है, उसके अंदर आपकी स्टोरेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती? नया फ़ोन ख़रीदें 1 टेराबाइट का ख़रीदें, आपको कितनी अवेलेबल स्पेस मेमोरी मिलती है? स्टोरेज 900 के करीब जीबीज़ मिल रही होती है। सो 1024 जीबी में से 930 जीबी मिसाल के तौर पे आपको मिल रही है। तो ये जो 100 जीबी है ये किधर गई? इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर ने ऑक्यूपाई कर ली पहले। तो एक बात हमारे और आपस की बात है, ये तो फिर कह लें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो क्लेम करती हैं 1 टेराबाइट, वो हमें 1 टेराबाइट नहीं देती, वो कम देती हैं। कितना कम देती हैं? जितना ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आके स्टोर हुआ होता है। अब मिसाल के तौर पे 100 जीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम था, कितने जीबी का? 100 जीबी का। रैम है आपकी 8 जीबी की। 100 जीबी कभी भी आपकी 8 जीबी में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो रैम क्या करती है? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट को अपने अंदर लोड करती है, अपने अंदर उसको फेच करती है जो करंटली यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है, जो करंटली यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कंप्यूटर कभी ज़िंदगी के अंदर उस सारे को नहीं अपने पास, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है ना, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी तो हैं ना, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी तो हैं जो एक यूज़र कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहा होता है, जिसमें से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। लेट्स से वो जावा पे प्रोग्रामिंग कर रहा है बैठा हुआ, या पाइथन पे प्रोग्रामिंग कर रहा है बैठा हुआ, उसने यूट्यूब भी ओपन की हुई है, उसने वर्ड प्रोसेसर भी ओपन किया हुआ है। वर्ड प्रोसेसर जिसमें टाइपिंग करते होते हैं, कोई लेटर लिख रहा है किसी को, या कोई एसे लिख रहा है, कुछ भी उसने काम, और वहाँ से उसने सॉन्ग प्लेयर, मल्टीमीडिया प्लेयर भी उसने लगाया हुआ है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारे सेव होते हैं हार्ड डिस्क में, लेकिन लोड हुए हुए होते हैं किस में? रैम में। रैम और प्रोसेसर आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। ये प्रोसेसर की महारत है कि वो एक वक्त में इतने ज़्यादा सारे काम परफॉर्म कर पाता है, और प्रोसेसर से वो काम परफॉर्म करवाता कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर से वो सारे काम परफॉर्म कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फीचर है, वन ऑफ द फीचर है कि इट हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। हार्डवेयर की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीपीयू, सॉफ्टवेयर की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो हर वो चीज़ जो कंप्यूटर ने सॉल्व करनी होती है वो यहाँ पे सॉल्व होती है। कहाँ पे होती है? सीपीयू में। ये वो पूरा यूँ समझ लें, ये वो असल मशीनरी सीपीयू है। मेन मेमोरी क्या है? इट्स द फास्टेस्ट एक्सेसिबल लोकेशंस, इट्स द फास्टेस्ट एक्सेसिबल स्पेस जहाँ पे सीपीयू डेटा रखता है और वहाँ से डेटा फेच करता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से फिर सेकेंडरी स्टोरेज भी आती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज किस काम आती है? या हार्ड डिस्क ड्राइव या आपकी फाइल्स का बैकअप स्टोर करने के लिए, एडिशनल सॉफ्टवेयर्स को होल्ड करने के लिए, आपकी और बहुत सारी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं उनको होल्ड करने के लिए। ऐप्स जिनको आप बोलते हैं ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज़ अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर, उसको स्टोर कर रही होती है सेकेंडरी स्टोरेज। उसमें से कोई भी ऐप चाहिए आपको, कोई भी फाइल चाहिए आपको, कोई भी काम आपने करना है, तो सीपीयू ही वो गैजेट है, ये वही कंपोनेंट है जो हार्ड डिस्क में से डेटा को उठा के किस तरह दे देता है? रैम में देता है। किस में देता है? रैम में। रैम बोले तो मेन मेमोरी, रैम बोले तो मेन मेमोरी में लेके आता है। अब हार्ड डिस्क का काम ख़त्म हुआ, अब जब मेन मेमोरी में ले आए उसको, अब सीपीयू का और मेन मेमोरी का आपस में लेन देन चलता रहेगा उसके साथ, और यूज़र उसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखता रह रहा है। कोई गाना है, कोई वीडियो है, कोई इंटरनेट सर्फिंग चल रही है, कुछ भी चल रही है, यूज़र स्क्रीन पर व्यू करता जा रहा है उसको। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सर एड्रेस स्टोर के बारे में स्टोरेज यूज होती है? एड्रेस तो एड्रेस, जब आप एड्रेस को किसी और का एड्रेस आप स्टोर करवाते हो तो आप कंटेंट्स में आप स्टोर करवा रहे होते हैं उसको। कोई एड्रेस अगर आपको चाहिए,
आपने स्टोर करना है अगर आपने उसको, तो आप उसको भी तो किसी न किसी जगह स्टोर करवाएंगे ना। वो भी तो एक लोकेशन है ना, वो भी तो एक ऐसी कोई कंटेंट है जिसको आपने अपने पास सेव करना है किसी बात के लिए, कोई बाद में आपने कोई काम इस्तेमाल करना है उसके लिए। तो आप एड्रेसेस भी स्टोर करते हैं, ठीक है। एड्रेसेस भी, तो जो कंटेंट्स होते हैं, डेटा भी स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करते हैं, और ये एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं अपने पास, किसी और लोकेशन का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? हाँ, प्रोग्राम काउंटर को ये कैसे पता चलता है कि मैंने अगला कौन सा वाला काम परफॉर्म करना है, या सबसे पहले कैसे पता चलता है उसको? प्रोग्राम काउंटर को सबसे पहले कैसे पता चलता है कि मैंने क्या काम करना है या कहाँ से करना है? तो आपकी कंप्यूटर की अगर बात की जाए ना एज अ होल, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज थी, रैम और रोम थी। रैम और रोम थी। रोम एक ख़ास मेमोरी है जिसका यूज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका यूज़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने से है। रोम के अंदर इसका लफ्ज़ का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, लाइक यू कैन जस्ट रीड इट, you can just read it, you cannot write something into this type of memory। उसको बनाया ही इस तरह से गया है कि आप उसको नहीं चेंज कर सकते। जो उसके अंदर चीज़ें पहले से सेव हैं तो सिर्फ उसी तरह से वो चलेगी। किसने सेव किया था उसके अंदर उन चीज़ों को सबसे पहले? किसने? वॉन न्यूमन ने किया था अपने ज़माने में। हमारे ज़माने में कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। हमारे ज़माने में कौन कर रहा है? जिसने वो डिवाइस बनाई है वो उसमें स्टोर कर लेता है। तो उसके जो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो रोम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको पता है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम किधर पड़ा हुआ था, कहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम किधर पड़ा हुआ था, और कितना ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के रैम में लाना है। रैम ज़ाती तौर पे रैम को सिर्फ इट्स अ मेन मेमोरी विच इज़ जस्ट एक्सेसिबल एट रैंडम टाइम। कोई भी इसको एक्सेस करता है रैंडम टाइम के ऊपर। रोम को ये पता है कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाएगा तो कहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा उठा के मैंने रैम में रखना है। तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है, रैम खाली हुई पड़ी होती है, तो जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं इट टेक सम टाइम, डिवाइस को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। वो टाइम कौन सा होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में ढूंढा जा रहा होता है, किधर है ऑपरेटिंग सिस्टम, किधर है ऑपरेटिंग सिस्टम, किधर है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही मिला उसको उठा के उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, ओनली द नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ हेल्पफुल जस्ट टू लाइट अप द कंप्यूटर, ला के रैम में रख दिया जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? तो स्टार्ट एड्रेस रैम को पता है, वो किसके पास आता है? सबसे पहले CPU के पास आता है। तो कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करना हो तो उसका स्टार्ट एड्रेस हमेशा प्रोग्राम काउंटर अपने पास पहले ही होल्ड कर लेता है कि ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। क्योंकि आप जब उसको एग्जीक्यूट कराने का सोचते हैं ना पूरे प्रोसेस को, तो आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है। अगर कहीं से स्टार्ट नहीं पता तो वो नेचुरली लाइन नंबर 1 से मेन मेमोरी के स्टार्ट ले लेता है वो, ठीक है। लेकिन इसको पता हो, अब इसको जब पता चल गया तो ये हर दफ़ा उसी काम को परफॉर्म करता रहेगा। जब एक काम परफॉर्म हो गया तो हम प्रोग्रामर्स जो से होते हैं, प्रोग्रामर ने स्टेप्स बनाए होते हैं कि अच्छा लाइन नंबर 1 पहले करो, 2 फिर करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। और प्रोग्रामर ने ये भी डिफाइन किया होता है कि कोई ज़रूरत नहीं 1 2 3 4 करने की। लाइन नंबर 1 यानी एड्रेस नंबर 1 को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, मेरी तरफ एड्रेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर लिया, अब एड्रेस नंबर 2 को करना है आपने, 2 कर लिया, अब एड्रेस नंबर 10 पे जंप कर जाओ। ये हमने जब प्रोग्रामिंग की भी होती है ना, तो हम उसमें स्टेप्स बता रहे होते हैं कि पहले लाइन 1 करो। नॉर्मल जो कंप्यूटर का जो अपना तरीकाकार है, जो स्टैंडर्ड तरीकाकार है, वो लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्टीन्यूअस अंदाज में सॉल्व कर रहा होता है। ये कंप्यूटर का अपना असूल है। कंप्यूटर का अपना असूल है, वो सीक्वेंस में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सीक्वेंस में करते 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 जंप करके नीचे भी आ सकता है, या नीचे करते 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 जंप करके वापस पीछे भी जा सकता है। लेकिन ये कौन उसको जंप करवाता है, कभी पीछे और कभी आगे? प्रोग्रामर, जिसने प्रोग्रामिंग की हुई होती है, जिसने उसकी लॉजिक बनाई हुई होती है। ये उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, CPU और मेन मेमोरी, असल गेम इन्होंने उठाई हुई है सारी की सारी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक्चुअल चैंपियंस ये दोनों हैं, और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा बड़ा चैंपियन कौन है? CPU है।
CPU को सिर्फ इसकी हेल्प चाहिए, किस लिए? डेटा को होल्ड करने के लिए, और हम इसमें से CPU इसमें से डेटा को फेच करता है। होल्ड मतलब स्टोर कराना और फेच मतलब उसमें से रीड करवाना। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी कि नहीं? सबको समझ आ रही है कि नहीं? सो कहने का मतलब क्या है, हम हार्ड डिस्क ड्राइव को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, बिकॉज हार्ड डिस्क ड्राइव एक और चीज़ों से मिलके बनी है, वो एक स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है। मेरी बात अंडरस्टैंड करें? उसको अल्लाह ने बना, मतलब अल्लाह तो नहीं, खैर अल्लाह ताला ने तो हमें अकल दी है, तो हमने उस अकल से चीज़ों को, दुनिया के अंदर ही मौजूद चीज़ों को थोड़ा राइट लेफ्ट करके, पजल्स की तरह करके तो हमने चीज़ें बनाई हुई हैं। सॉरी, अब ये तो कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने कंप्यूटर नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने जितनी हमारी इस पूरी कायनात में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो अल्लाह ने बनाया। हम अभी तक क्या कर रहे हैं? हम खुद से कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ रीअसेंबल कर रहे हैं चीज़ों को, और नई नई चीज़ क्या होती जा रही है, बनती जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सेमीकंडक्टर्स हमने थोड़ी बनाए हैं, ये तो पहले से नेचर में मौजूद थे। हम खुद कुछ भी नहीं बना सकते। एवरीथिंग दैट वी आर राइट नाउ मेकिंग, इट इज़ जस्ट बीइंग गेटिंग चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना? खैर, जब वो बनाया गया ना, तो हार्ड डिस्क ड्राइव नेचुरली इट्स अ स्लो प्रोसेसिंग मशीन। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? इट्स अ स्लो प्रोसेसिंग मशीन। मेन मेमोरी क्या है? ये बनाई है मुख्तलिफ तरीके से, ये लॉजिक गेट से मिलके बनाई हुई है। हम चाहते तो हम पूरी की पूरी मेमोरी को इससे बना सकते थे, लेकिन आप कभी भी 10 करोड़ रुपए का कंप्यूटर नहीं ख़रीदते या 1 करोड़ का कंप्यूटर ना ख़रीदते, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क आती है। ठीक है बात कि नहीं? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।